वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल? समर बेटा क्या पूछ रहे हो बताओ? लेट मी चेक योर कमेंट। यूट्यूब की क्लास करनी है? टाइम हो तो कर लेना, ना टाइम हो तो मत कर ले, है ना। दैट इज नॉट कंपल्सरी। अगर समय हो तो कर लेना, अगर समय ना हो तो मत करना, है ना। एज सिंपल एज दैट। तो कंप्यूटर समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है ना? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल हो जाएगा समर, बिल्कुल हो जाएगा। उज्जवल दास, गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। प्रीवियस क्लासेस जो हो चुकी हैं वो कैसे कंप्लीट करेंगे? कंटेंट टैब में, कंटेंट टैब में जाइएगा, वहां पर जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी और वहां से आप उनको पढ़िएगा। पीडीएफ मिलेंगे साथ में, उसकी मदद से रिवाइज करिएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो प्रीवियस सेशन में दोस्तों हम लोग क्या बात कर रहे थे? बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा था, वो था एमएस वर्ड, जहां पर मैंने आपको काफी चीजें याद करवाई थी। अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से देखा होगा तो कुछ चीजें तो आपको याद हो गई होंगी कि किस टैब में कौन सी चीज आती है, कहां पर क्या मिलता है ना। आपने अगर बार बार पढ़ा होगा तो बिल्कुल वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए उसके आगे डिस्कस करते हैं। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था कि कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड क्या है। जब हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो जो कंटेंट हमारा सेव होता है वो क्लिप बोर्ड में जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लिप बोर्ड एक मेमोरी है? अगर क्लिप बोर्ड एक प्रकार की मेमोरी है जिसमें डेटा कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ सेव होता है, तो क्या ये एक टेम्परेरी स्टोरेज हो सकती है? जी हां। पहला क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड क्या है? कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में एक मेमोरी होती है। ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। यानी ये किस प्रकार की स्टोरेज है? तो आंसर है टेम्परेरी। टेम्परेरी को वोलाटाइल भी बोल सकते हैं। ये प्रकार की वोलाटाइल है। ऑब्जेक्ट को कट व कॉपी करने पर वह इस मेमोरी में स्टोर कर लेता है। यानी जब भी हम कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी करते हैं, या जब भी हम कंट्रोल एक्स करते हैं यानी कट करते हैं, तो वो डेटा हमारा कहां पर चला जाता है? क्लिपबोर्ड में। कल डिस्कस भी हुआ था। और ये क्लिपबोर्ड हमें कहां देखने को मिलता है? तो आंसर है होम टैब में देखने को मिलता है। तो टैब हो गया होम, मेमोरी कैसी हो गई? टेम्परेरी, और डेटा को क्या करती है? टेम्परेरी स्टोर। कट या कॉपी किए हुए डेटा को ही स्टोर करने के लिए क्लिपबोर्ड का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बात करेंगे पेस्ट कमांड की। जैसे कि कल हम लोगों ने यह देखा था कि होम पर जब हम लोग गए थे तो पेस्ट कमांड था। जब हम लोग कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसके बाद उस कंटेंट को कहीं ना कहीं पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आमतौर पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल वी का। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। उनको पता है कि सभी कैंडिडेट्स ये जानते हैं कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग होता है। और एग्जामिनर कहता है अच्छा, इतने आसानी से तो नंबर नहीं देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन, पेस्ट कमांड किस टैब में दिखाई देता है? आंसर है जो आपका पेस्ट कमांड है वो आपको होम टैब में दिखाई देता है। पेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 3 प्रकार के। के एम टी। के का मतलब होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और कीप टेक्स्ट ओनली। यानी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को किस रूप में कॉपी किया जाता है उस रूप में उसको पेस्ट कर देता है। यह है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग।
यानी जैसा आप कॉपी करेंगे वैसे का वैसा ही पेस्ट कर देगा। ये है के। मर्ज फॉर्मेटिंग, इसमें कर्सर के स्थान पर डिफॉल्ट फॉर्मेट में लगाया जाता है। कह रहा है यहां पर फॉर्मेटिंग क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। इसमें कर्सर के स्थान पर डिफॉल्ट फॉर्मेट में लगाया जाता है। यानी जब भी हम किसी भी कंटेंट को कॉपी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट का मतलब हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये जो हम डायरेक्ट पेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, और ये कहलाता है मर्ज फॉर्मेटिंग। तीसरा है कीप टेक्स्ट ओनली। टेक्स्ट का मतलब जो लिखा हुआ है सिर्फ वही कॉपी हो, बाकी चीजें फॉर्मेटिंग में कॉपी ना हो। इसमें केवल टेक्स्ट को ही पेस्ट किया जाता है। इसमें हम इमेजेस को पेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार की वीडियोस को पेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेस्ट करेंगे किसको, टेक्स्ट को। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पेस्ट कमांड कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे 3 प्रकार का होता है। के एम टी, के का मतलब कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और कीप टेक्स्ट ओनली। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? कीप सोर्स का मतलब कि पूरी फॉर्मेटिंग का कॉपी हो जाए, उसका फॉर्मेट भी कॉपी हो, उसका टेक्स्ट भी कॉपी हो, उसका स्टाइल भी कॉपी हो। वो बोल्ड है तो बोल्ड कॉपी हो जाए, इटैलिक है तो इटैलिक कॉपी हो जाए, अंडरलाइन है तो अंडरलाइन कॉपी हो जाए। यानी सब कुछ कॉपी कर लेना, दैट इज कॉल्ड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट, और कीप टेक्स्ट ओनली मतलब इसका प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। टेक्स्ट के अलावा और कुछ को भी वो कॉपी नहीं करेगा। यानी ना तो इमेजेस को कॉपी करेगा, ना तो वो पेस्ट करेगा किसी वीडियोस को, ऐसी चीजों को ये पेस्ट नहीं कर सकता। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। हमने प्रीवियस सेशन में आपको यह बताया था कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, और आप लोग जानते भी हैं जब हमें कॉपी करना होता है फॉर्मेटिंग को, टेक्स्ट को नहीं, जब हमें उसके फॉर्मेट को कॉपी करना होता है तो हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। It means format painter is used to not copy the text but copy the format of particular text is called format painter. फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप किसी शब्द पर की गई फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे शब्द पर या फिर पूरे सेंटेंस पर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कहां पर देखने को मिलता है? होम टैब के अंतर्गत, और इसकी शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल सी होती है कॉपी की, कंट्रोल वी होती है पेस्ट की। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ में शिफ्ट लगाकर सी करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट करके वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। अभी तक हमने आपको कितनी बातें बताई? सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो मैंने कहा ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कॉपी या कट किए हुए डेटा को स्टोर करती है। फिर मैंने आपको बताया कि पेस्ट कमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा सर 3 प्रकार के होते हैं। एक में सिर्फ सोर्स को कॉपी करते हैं, दूसरे में मर्ज फॉर्मेटिंग करते हैं, और तीसरे में सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, यानी टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं कॉपी करके। तो ये हो गया हमारे 3 प्रकार के पेस्ट कमांड। तीसरी चीज मैंने आपको बताई है फॉर्मेट पेंटर, जो किसको कॉपी करती है, किसको फॉर्मेट करेगी? सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टाइल को। यानी अगर वो बोल्ड होगा तो बोल्ड कॉपी कर लेगी, अगर वो इटैलिक होगा तो इटैलिक कॉपी कर लेगी। उसके फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें 2 प्रकार की शॉर्टकट की का यूज होगा, एक तो कॉपी करने के लिए और एक पेस्ट करने के लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी का प्रयोग करेंगे, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में करके भी दिखाया था, है ना, प्रैक्टिकल बेसिस पर। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है?
आइए जरा इस पर बात करते हैं, और यहां से क्वेश्चन तो जरूर आता है ना, ये कंपलसरी है। बहुत बढ़िया। देखो, हिंदी और इंग्लिश वाले प्लीज है ना डिस्टर्ब ना करें, जो कंटेंट है वो इसी लैंग्वेज में ही प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। बाइलैंग्वेज थोड़ी ना होता है। चीजों को समझने की कोशिश करो। जब ऑप्शंस आएंगे तो वो सॉल्व करना है, आपको थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है। आपको सिर्फ शॉर्टकट कीज पर फोकस करना है, काम क्या होता है वो फोकस करना है। हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़े रहोगे, है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। लैंग्वेज तो हिंदी रहेगी, है ना। अगर हम बोल के इंग्लिश में समझाएंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स वो हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो कंटेंट जो डिलीवरी होगी वो हिंदी में ही होगी। जो समझाएंगे, जो शॉर्टकट कीज होगी, देखो कंट्रोल डी लिखा है, अब यहां पर कंट्रोल को हिंदी में तो नहीं लिखा। तो कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होती, बस चीजों को समझ के उसको नोट करोगे तो ही फायदा मिलेगा, वरना कमेंट करते रहोगे, है ना। चाहे आप साउथ इंडिया से हैं या फॉरेन से हैं, इससे हमें क्या मतलब। तो चीजों को बहुत अच्छे से समझो, है ना, और इसको प्रॉपर तरीके से अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर मेहनत करो, है ना। हर चीज स्पून फीडिंग नहीं थोड़ी ना होगी। अब इतने बड़े हो चुके हो, चीजों के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि वो कह क्या रहा है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बना दिया, एडा लवलेस ने प्रोग्रामिंग बना दी, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर लोग लड़ रहे हैं किसको लेकर? हिंदी इंग्लिश। सर कोई कह रहा है सर कंटेंट हिंदी में दे दो, कोई कह रहा है सर कंटेंट इंग्लिश में दे दो, कोई कह रहा है सर कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दो। वो बेचारे बना के चले गए और यहां समझने में दिक्कत हो रही है। सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना। फिर हम कहते हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे? हम लोग को हर चीज बैठे बैठाए चाहिए, हम लोग को हर चीज ऑन दी टेबल चाहिए। जब हम मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे, जब हम समझेंगे ही नहीं, तो एग्जाम कैसे निकालेंगे? है ना। लोग आईएएस पीसीएस बन के चले गए, यहां बैंकिंग में कंप्यूटर जैसे सरल जैसे सब्जेक्ट में भी, है ना, हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई चल रही है। बोलो कैसे तुम लोग क्लियर कर पाओगे बाकी सब्जेक्ट्स? यहां पर इंडिया में हिंदी को भी प्योर हिंदी में समझाया जाता है और इंग्लिश को भी हिंदी में समझाया जाता है। इंग्लिश वाले टीचर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंग्लिश वाला टीचर कहता है कि हम इंग्लिश को भी हिंदी में समझाते हैं। बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इंग्लिश को भी हिंदी में समझाना पड़ता है। और कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो है ही इंग्लिश में। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इंग्लिश में है। क्या होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? आइए देखते हैं। ये जो बॉक्स आपके सामने गिवन है, दिस इज कॉल्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या है ये बॉक्स? इसके द्वारा हम फॉन्ट में सभी चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट के साइज को बदलना, फॉन्ट के स्टाइल को बदलना, फॉन्ट के बॉडी को बदलना, फॉन्ट के इफेक्ट को बदलना, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस बॉक्स को कैसे खोले। दो शॉर्टकट की हैं जिसकी मदद से इस बॉक्स को हम लोग खोल सकते हैं। पहली है कंट्रोल के साथ डी और दूसरी है कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यह आता है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन करें, इनमें से शॉर्टकट कीज बताइए। आंसर है कंट्रोल डी की मदद से, लेकिन कई बार कंट्रोल डी होता ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट एफ। ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आगे बढ़िए। फॉन्ट डिफॉल्ट रूप से कौन सा रहता है? व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट? डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलिब्री फॉन्ट नाम और 11 पॉइंट फॉन्ट साइज का उपयोग किया जाता है। यानी फॉन्ट अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें तो जितने भी नए वाले वर्जन्स हैं, न्यू वाले वर्जन्स हैं, उनमें जो फॉन्ट का नाम होगा, जो फॉन्ट का फेस होगा, दैट इज कैलिब्री। और साइज कितना होगा? 11 पॉइंट का। जबकि पुराने वाले वर्जन्स की बात करें तो ये है टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट का साइज है 12। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा
दैट इज कंफर्म्ड। आता कौन सा है ज्यादातर? नए वाले केस में, कि नए वाले वर्जन्स में जो फॉन्ट का फेस है या जो फॉन्ट का नाम है वो क्या है? कैलिब्री। साइज क्या है? 11 पॉइंट। पुराने वाले वर्जन्स के केस में 2007 से पहले वाले वर्जन टाइम्स न्यू रोमन और 12 पॉइंट। या कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन को बदल के कौन सा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कर दिया गया? तो आप कहेंगे कैलिब्री कर दिया गया। फॉन्ट का साइज 12 से बदल के कितना कर दिया गया? तो आप कहेंगे 11 कर दिया गया। तो ये ओल्ड वाला भी याद रखना है और ये न्यू वाला भी याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए, ओल्ड और न्यू का क्या मतलब है? 2007 से पहले वाले वर्जन ओल्ड होते हैं और 2007 के बाद वाले वर्जन या 2007 से लेकर जो आगे वाले वर्जन्स हैं वो न्यू वर्जन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे 7, 10, 13, 16, 19, 21 या 365, ये जितने भी वर्जन है दिस इज कॉल्ड न्यू वर्जन। और 2007 से पहले वाले जो वर्जन हैं दैट इज कॉल्ड ओल्ड वर्जन, है ना? तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट पेज साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पृष्ठ का आकार क्या होता है? यानी जब भी हम एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो जो पेज का साइज होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? जैसे जब प्रिंट निकलवाना होता है तो हम A4 साइज कह देते हैं, कई बार हम A3 साइज में भी प्रिंट निकलवाते हैं, है ना? डिपेंड करता है कि हमें कौन सा चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो है लेटर, और ये कितने इंचेस का होता है? 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंचेस, या फिर इसको सेंटीमीटर में बोल सकते हैं 21.59 मल्टीप्लाई 27.94 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, डिफॉल्ट जो पेज का साइज है वो लेटर है। आपसे ऑप्शन में वो देगा कि बाय डिफॉल्ट क्या है, A3 है, A4 है, लेटर है, टेबलॉइड है, कौन सा है? तो आप कहेंगे बाय डिफॉल्ट कौन सा है? लेटर। लेकिन पहले भी क्या लेटर था? जी नहीं, पहले के केस में ये लेटर नहीं था। पहले ये A4 हुआ करता था जिसको बाद में कन्वर्ट किया गया लेटर में। तो ओल्ड वाले वर्जन के केस में A4 होगा और नए वाले वर्जन के केस में लेटर होगा, है ना? ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, फॉन्ट का नाम क्या होता है? फॉन्ट को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है ना? डिपेंड करता है कि कौन सा फॉन्ट आपको पसंद आ रहा है। और फॉन्ट के नाम को फॉन्ट का फेस भी बोलते हैं। एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, वर्डाना, हेलवेटिका, सैरिफ, सैन सैरिफ, डिस्प्ले, स्क्रिप्ट, ईटीसी, ये सभी के सभी आपके फॉन्ट के क्या हैं? नाम है। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फॉन्ट का नाम, एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फॉन्ट के नेम को क्या बोलते हैं, या क्वेश्चन ये भी आता है कि एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, ये सब क्या है? तो आंसर है दिस इज कॉल्ड फॉन्ट फेस। याद रखिएगा, फॉन्ट के नाम को फॉन्ट का फेस भी बोलते हैं। जैसे ओल्ड वाले केस में टाइम्स न्यू रोमन है और नए वाले केस में कैलिब्री है। तो किसी ने पूछा नहीं कि सर ओल्ड वाले केस में जो टाइम्स न्यू रोमन है ये क्या है, ये फॉन्ट का नाम है या फॉन्ट का फेस है? और 12 पॉइंट क्या है? फॉन्ट का साइज। नए वाले केस में जो कैलिब्री है ये क्या है? फॉन्ट का नाम या फॉन्ट का फेस। और ये कितने पॉइंट का है? 11 पॉइंट का। वेरी गुड। अब फॉन्ट के साइज पर बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम फॉन्ट का साइज कितना हो सकता है एमएस वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, कम से कम फॉन्ट साइज कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 होगा।
लेकिन एमएस वर्ड में अगर मैक्सिमम की बात करें तो 1638 होता है ना। डिस्कस भी किया था हम लोगों ने कि फॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज होगा वो कितना होगा, 1638। आइए इस पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मिनिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? 1 से कम नहीं होगा तो 1 हो गया। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? 1638। वेरी गुड। टेबल में मिनिमम कितना होगा और टेबल में मैक्सिमम कितना होगा? आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड में एक टेबल भी बनी रहती है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो फॉन्ट खुल के आ जाते हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप पर 8 दिया होता है और सबसे नीचे 72 दिया होता है। इसका मतलब कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि फॉन्ट का साइज मिनिमम या मैक्सिमम दिया है, बल्कि यह भी देखना है कि वो टेबल के साथ पूछा जा रहा है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन टेबल के साथ में पूछा जाएगा तो मिनिमम फॉन्ट होगा 8 और मैक्सिमम हो जाएगा 72, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन चारों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, या मिला के भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, ओल्ड कितना है और न्यू कितना है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ओल्ड केस में टाइम्स न्यू रोमन के साथ में 12 पॉइंट है और नए के केस में कैलिब्री के साथ में 11 पॉइंट है। नेक्स्ट, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। कह रहे जो फॉन्ट का साइज है वो 1 से लेकर 1638 के बीच में होना चाहिए। कह रहा है ये मैंडेटरी है। हमने कोशिश करके देखी, हमने कहा एक ट्राई किया जाए। हमने फॉन्ट साइज लिख दिया 1639। जैसे ही मैंने 1639 लिखा, इसने क्या किया, एक मैसेज थ्रो कर दिया मुझे कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो मुझे समझ में आ गया कि जो ये बात कह रहा था वो बिल्कुल सही थी, है ना। हैंस प्रूव्ड। अब देखो फॉन्ट का साइज टेबल में क्या होता है। जरा आप इस टेबल को ध्यान से देखो। इस टेबल में क्या दिया हुआ है? इस टेबल में कह रहा है कि जो फॉन्ट का साइज है सबसे ऊपर वो 8 है, सबसे नीचे जो गिवन है वो कितना है, 72 यानी 72। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए। 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12। इसके बाद में क्या है, 14 16 18 20 22 24 26 28। पहले एक एक का गैप है, फिर हमने देखा कि दो दो का गैप होना शुरू हो गया 28 तक, और 28 के बाद सीधे 36 36 देन 48 देन 72। तो ये है टेबल। इसमें मिनिमम कितना गिवन है, 8, और मैक्सिमम कितना गिवन है, दैट इज 72। अब बताइए सर, क्या यह भी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछ लेते हैं कि टेबल में कौन सा नंबर अवेलेबल नहीं है। वैसे तो 72 के ऊपर कोई भी नंबर पूछे, है ना, दैट इज नॉट अवेलेबल। तो मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। 8 9 10 11 12, ये तो एक एक नंबर के डिफरेंस से है। फिर 12 से स्टार्ट होके दो दो नंबर के डिफरेंस से, 12 14 16 18 20 22 24 26 28, फिर 36 48 और 72, है ना। तो इस क्रोनोलॉजी को भी समझने की कोशिश करिएगा। वेरी गुड। अब क्वेश्चन उठता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर जब आपको सॉल्व करवाया था तो मैंने आपको यह बताया था ना कि कैसे फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करते हैं और कैसे डिक्रीज करते हैं। तो यह भी याद रखिए, अगर हमें किसी फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का सिंबल, और अगर फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन के सिंबल का प्रयोग होगा। ठीक है,
यानी फॉन्ट के साइज की अगर बात हो तो कंट्रोल और शिफ्ट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर इंक्रीज की बात करें तो ग्रेटर देन का सिंबल, और डिक्रीज की बात करें तो लेस देन का सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। देखो, जब हम ऊपर वाले मेथड से इंक्रीज करते हैं तो ये रैंडम मैनर में इंक्रीज होता है, यानी एक एक पॉइंट करके इंक्रीज नहीं होगा। जब ऊपर वाले से हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन या कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, तो ये इंक्रीज कैसे होगा? रैंडम मैनर में, 2-2 के गैप में, 3-3 के गैप में, 4-4 के गैप में इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फॉन्ट का जो साइज है वो एक एक पॉइंट करके इंक्रीज हो, तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इंक्रीज करने के लिए, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट खुल जाएगा। तो ये चारों आपको याद रखने पड़ेंगे फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के लिए। अगर सिर्फ इंक्रीज बोलते हैं तो पहला वाला होगा, अगर 1 पॉइंट इंक्रीज के साथ बोलते हैं तो तीसरा वाला होगा, डिक्रीज बोलते हैं तो दूसरा वाला होगा, और अगर 1 पॉइंट के साथ डिक्रीज बोलते हैं तो चौथा वाला होगा। या फिर डिपेंड अपॉन दी ऑप्शन, है ना, या तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या गिवन है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फॉन्ट के स्टाइल पर। फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है? हम लोग ने फॉन्ट का साइज तो देखा, फॉन्ट का नाम या फॉन्ट के फेस के बारे में भी समझा कि बहुत सारे फॉन्ट के अलग अलग नाम होते हैं जिसको फॉन्ट का फेस भी बोलते हैं। अब ये फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट कहता है मैं भी स्टाइल मारूंगा, और ये 4 प्रकार के स्टाइल मारता है। कौन कौन से? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। फॉन्ट के स्टाइल कितने हैं? 4। इस पर करिए एक बार विचार। रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है? यानी अगर हम कोई बदलाव नहीं करते तो फॉन्ट का स्टाइल रेगुलर रहता है, और हम रेगुलर से इटैलिक में बदल भी सकते हैं, रेगुलर से बोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बोल्ड से बोल्ड इटैलिक में शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये बदलाव तो हम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? फॉन्ट को अच्छा बनाने के लिए, फॉन्ट को सुंदर बनाने के लिए हम लोग फॉन्ट स्टाइल का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। और इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? द करेक्ट आंसर इज रेगुलर। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो फॉन्ट के स्टाइल आपके कितने हो गए? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, है ना, ये 4 हो गए। ज्यादा शॉर्टकट मत बनाओ, है ना। RIBB बोल रहे हो, RIBB अभी तो आपने बना लिया इसका शॉर्टकट, एग्जाम आएगा ना तो याद नहीं रहेगा कि बीबी बनाई थी या दीदी बनाई थी। तो इतने शॉर्टकट आपको एग्जामिनेशन में याद नहीं रहते। मैथ्स के शॉर्टकट याद रखोगे, रीजनिंग के फॉर्मूलेज याद रखोगे, है ना, कि कंप्यूटर के शॉर्टकट याद रखोगे। ऐसे जरूर याद रख सकते हो कि जो बॉलर होते हैं, है ना, क्रिकेट में जो बॉलर होते हैं जो बोल्ड करते हैं वो बड़े स्टाइल में रहते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सर ने कहा था कि जो बोल्ड करता है वो स्टाइल में रहता है। तो रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। वैसे डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन पर्सन, है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम जानते हैं। रजनीकांत हैं आप, है ना, तो बैंक में सिलेक्शन लेने वाला रजनीकांत से कम थोड़ी ना होता है। इतनी जीए पढ़ता है, इतनी रीजनिंग पढ़ता है, इतनी मैथ्स पढ़ता है ना, तो रजनीकांत तो बनना पड़ेगा। ऑलराउंडर चाहिए बैंक को। इसका प्रयोग करके टेक्स्ट को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, यानी फॉन्ट स्टाइल का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को बहुत ज्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे फॉन्ट के इफेक्ट की। फॉन्ट का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट मतलब स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल
कैप्स, ऑल कैप्स या हिडन। तो इतने प्रकार के होते हैं आपके फॉन्ट के इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगेन इसका प्रयोग करके अगेन हम लोग फॉन्ट को खूबसूरत बनाते हैं, है ना, उसकी प्रेजेंटेशन को बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। ये है फॉन्ट के इफेक्ट। कौन कौन से? लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो ये 7 प्रकार के होते हैं। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स या हिडन। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा फॉन्ट इफेक्ट है या कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं है। तो क्या आप लोग देख के बता पाएंगे कि कौन सा फॉन्ट इफेक्ट है, कौन सा नहीं? स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। लेटेस्ट वर्जन में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये हैं आपके फॉन्ट के इफेक्ट्स। लेकिन प्रीवियस वाले वर्जन की बात करें तो ये 11 हुआ करते थे, है ना। अब कितने कर दिए गए? 7। लेकिन पहले कितने थे? 11। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, शेडो, आउटलाइन, एम्बोस और इनग्रेव। पहले 11 हुए करते थे, जबकि अब कम करके इसको कितना कर दिया गया है? दैट इज 7। समझ में आ गया? क्या ये चीज याद रहेगी? सर ऐसा क्यों किया गया? नए वाले वर्जन में चीजें तो बढ़िया होती हैं, है ना, सुधरती हैं, यहां पर तो कम कर दिया गया। उसने कहा बच्चों को तो ज्यादा याद ना रखना पड़े, है ना, थोड़ा तुम लोग का ख्याल कर लिया उसने। तो नए वाले वर्जन में ये कितने कर दिए हैं? दैट इज 7। और ओल्ड वाले वर्जन में ये कितने थे? दैट इज 11। तो 11 होते हैं टीम के प्लेयर्स, लेकिन अब टीम के प्लेयर्स कितने कर दिए गए हैं? यानी जो आपका फॉन्ट का इफेक्ट है वो कितना कर दिया गया? 7। तो साथ निभाना यारा, साथ निभाना। चलो आगे बढ़ो। प्रीवियस वर्जन में ये थे आपके साथ, जिसकी मैंने कटिंग भी यहां पर चिपका दी है ताकि आपको कटिंग के बेसिस पर भी याद रहे। नेक्स्ट, फॉन्ट के इफेक्ट जो दिखते हैं वो होता क्या है? स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो में क्या अंतर है? स्ट्राइक थ्रो में एक बार काट देते हैं और डबल स्ट्राइक थ्रो में 2 बार लिखकर काट देते हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट को काटना हो तो क्या करेंगे? स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। 2 बार लाइन से काटना हो तो क्या कर देंगे? डबल स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब अगर वैल्यू को, किसी नंबर को पावर में लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट, और अगर नंबर को बेस में लिखना है, नीचे लिखना है, तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट होगा। H2O, है ना, H2O, अगर इस प्रकार का फॉर्मूला लिखना है तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। एम्बोस क्या होता है? अगर आपको किसी टेक्स्ट को कुछ इस प्रकार से दर्शाना है, एम्बोस, है ना, हेडिंग्स के फॉर्मेट में बड़ा बड़ा कुछ दिखाना है, तो ये एम्बोस फॉर्मेट आपका कहलाता है। इनग्रेव, इनग्रेव का मतलब होता है खुदा हुआ। तो ऐसे अगर आपको टेक्स्ट लगाना है जैसे वो खुदा हुआ है ना, जैसे वहां पर एम्बेड है, तो दैट इज इनग्रेव। आउटलाइन क्या होता है? ये यानी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आउटलाइन के फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं तो आउटलाइन चूज कर लीजिए। शेडो, अगर आपको शेडो के फॉर्मेट में पसंद है तो आप शेडो वाला भी लगा सकते हैं, जिसमें इसकी परछाई आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी। ठीक। सर ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपके पास वाली दुकान में, जहां आप साबुन खरीदने जाते हैं ना, जहां मैगी खरीदने जाते हैं, वहां जाएंगे, कहेंगे हमें थोड़ा सा शेडो दे दीजिए, सर आपको मिल जाएगा। अभी बताया तो मैंने आपको, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने पर आपको ये सब मिलेगा। मतलब पूरी कथा समाप्त हो गई और तुम कह रहे हो कहां मिलेगा? वाह वाह वाह। ये देखो, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाया था ना पीछे,
ये रहा, बहुत मेहनत करवाते हो तुम लोग। हाँ, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहां था? देखो, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट एफ। जब एमएस वर्ड में आपने कंट्रोल डी किया तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होने पर देखो आपको क्या क्या मिल रहा है। फॉन्ट का नाम लिखा हुआ मिल रहा है, एरियल, एलेगेरियन, कैलिब्री, फलाना ढिमकाना, है ना, ये सब। फिर इसके बाद मिल रहा है आपको फॉन्ट का स्टाइल, देखो छोटा सा, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। फिर इसके बाद मिल रहा है फॉन्ट का साइज, अलग अलग साइज। फिर इसके बाद लिखा हुआ है फॉन्ट का इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। खून पी जाओ मेरा तुम लोग। अब दिखा या नहीं दिखा? दिख गया? ना दिखाओ तो बताओ, मैं अपना चश्मा दूं निकाल के आपको। सर इम्बोस का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इम्बोस का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप सुंदर हैं। इम्बोस एक स्टाइल है ना, एक लिखने का तरीका है, जो मैंने आपको लिख के भी बताया। अब कैसे बताऊं मुझे नहीं पता भाई। फॉन्ट का साइज हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। फॉन्ट का स्टाइल समझ में आ गया आप लोग को, रेगुलर इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। फॉन्ट के इफेक्ट समझ में आ गए, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। कितने हैं लेटेस्ट वाले वर्जन में? 7। पुराने वाले वर्जन में कितने थे? 11, है ना। ये हो गए प्रीवियस वाले वर्जन में, दैट इज 11। अब मैंने आपको ये बताया कि ये दिखते कैसे हैं, है ना। फिर इसमें तुम लोग पूछ रहे हो सर दिखते कैसे हैं, यही तो मैं बता रहा हूं दिखते कैसे हैं। फिर तुम लोग पूछ रहे हो सर दिखते कैसे हैं, क्या मजाक है मतलब। ध्यान से समझो। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब एक बार कट, डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब 2 बार कट, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर पावर, सब का मतलब नीचे, इम्बोस का मतलब ऐसे। अब मैं इसको क्या बताऊं? इम्बोस का मतलब बड़ा बड़ा, बड़े बड़े अक्षरों में, है ना। देख के समझो, भावनाएं समझा करो तुम लोग। ये इम्बोस है, ये इनग्रेव है, यानी खुदा टाइप का, जैसे दीवारों पे होता है ना, स्टोन जैसे बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार का हो गया इनग्रेव। आउटलाइन यानी आउटलाइन फॉर्मेट में हो गया। शेडो मतलब शेडो, है ना, इसमें क्या ही बताएं, परछाई। सर समझ गए भावनाएं, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। यही तो आप लोग की अच्छाई है कि आप लोग समझ जाते हैं। सर सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है सर पे पावर। बहुत बढ़िया कृष्ण कुमार ठाकुर जी, है ना, बिल्कुल सही आपने समझा। सुपर का मतलब है सुपर से भी ऊपर, है ना। सुपर से भी ऊपर का मतलब कि पावर, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सब स्क्रिप्ट का मतलब है नीचे, जैसे H2O, है ना, नीचे पावर हो जाती है। O2 ऑक्सीजन, O2 में O2 जो है वो नीचे चला गया, ओके, है ना, तो दैट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। बहुत बढ़िया, शानदार। आइए कुछ क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। जितना आपने अभी पढ़ा है, देखते हैं कुछ कर भी पा रहे हैं या सब हवा हवा हो रहा है। बताओ भाई। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड 2021? एमएस वर्ड 2021 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा? रेगुलर इटैलिक, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक? द करेक्ट आंसर इज रेगुलर, दैट इज द राइट आंसर। टैलेंटेड हैं आप लोग, नो डाउट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड 2021? एमएस, हाँ एमएस एक्सेल, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वर्ड हो एक्सेल हो, हमें क्या मतलब। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल आर देयर। स्टाइल में रहने का 4 प्रकार के, तो आंसर होगा 4। बिल्कुल सही किया आपने विचार, है ना। चाहे वर्ड दिया हो, एक्सेल दिया हो, पावर पॉइंट दिया हो, इससे हमें क्या मतलब, हमें फॉन्ट स्टाइल से लेना देना था। और हम जानते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। लाजवाब। among these which is not the font style in MS Word 2019?
इनमें से जो एमएस वर्ड 2019 में फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, अच्छा फॉन्ट का स्टाइल मतलब बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, है ना, वो वाले रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, लेकिन ये सुपर स्क्रिप्ट कहां से आ गया, है ना, ये तो फॉन्ट का इफेक्ट है। बहुत बढ़िया, यानी सेकंड हो जाएगा गलत जवाब, बाकी के तीनों तो सही हैं। बल्ले बल्ले। अगला क्वेश्चन बताओ। डैश इज अ स्टाइल ऑफ फॉन्ट दैट स्लैंट द लेटर इवनली टू द राइट। झुका हुआ, कह रहा है उस लेटर का नाम बताइए जो राइट साइड में थोड़ा सा झुका झुका सा महसूस करता है ना, लंगड़ा टाइप का होता है। तो डैश फॉन्ट की एक शैली है जो अक्षरों को दाहिनी ओर समान रूप से थोड़ा तिरछा करके रखती है ना, तिरछी नजर। तो दैट इज इटैलिक, यानी थर्ड इज द राइट वन। बोलो, इटैलिक में जो टेक्स्ट होता है क्या वो थोड़ा तिरछा होता है, क्या वो राइट साइड में थोड़ा झुका हुआ होता है? यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? इटैलिक। among these which is not the font effect in MS Word 2021, इनमें से जो MS Word 2021 में फॉन्ट इफेक्ट नहीं है, नाम बताइए। फॉन्ट इफेक्ट होते कौन से हैं? सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट वाले। देखो जरा यहां पर, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू। दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है, ये फॉन्ट के इफेक्ट है। लेकिन ये रेगुलर क्या कर रहा है यहां पर? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो फॉन्ट क्या हो? तुम फॉन्ट के स्टाइल हो, है ना, चार प्रकार के, और यहां आ गए, निकलो यहां से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज रेगुलर। रेगुलर क्या है? फॉन्ट का स्टाइल है जो चार प्रकार के होते थे। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, इम्बोस, इनग्रेव, फलाना ढिमकाना, है ना, यानी ये वाले जो हमारे होते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट? फॉन्ट का इफेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉन्ट इफेक्ट्स आर देयर इन एमएस वर्ड 2021? अच्छा, एमएस वर्ड 2021 में कितने फॉन्ट के इफेक्ट हैं बताओ जरा। लेटेस्ट वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, पहले तो थे 12, लेकिन लेटेस्ट वाले वर्जन में नहीं, पहले थे 11, लेकिन जो लेटेस्ट वाले वर्जन में वो कितने कर दिए गए? 7। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द राइट वन। अब यहां पर ओल्ड वर्जन और नए वर्जन समझिएगा। ओल्ड वर्जन का मतलब है 2007 से पहले वाले, है ना, दैट इज द ओल्डर वर्जन। और नए वर्जन का मतलब है 2007 से लेकर और उसके बाद वाले सभी वर्जन, चाहे 365 हो, चाहे 19 हो, मतलब 2019 हो, है ना, 2021 हो, 2013 हो, कोई भी हो। आंसर क्या होगा? 7 इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव आर नोन एज। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये सब क्या है? फॉन्ट के इफेक्ट हैं, यानी पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज अवेलेबल इन एमएस पावर पॉइंट 2021 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? निम्नलिखित में से फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट 2021 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध है? हमें क्या ही मतलब, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, हमें मतलब किससे है? फॉन्ट इफेक्ट से। अंडरलाइन, शेडो, इम्बोस या स्ट्राइक थ्रू? इफेक्ट है हमारा स्ट्राइक थ्रू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द फॉन्ट इफेक्ट दैट कॉजेस टेक्स्ट टू अपीयर एज दो इट इज क्रॉस्ड आउट। उस फॉन्ट प्रभाव का नाम दें जिसके कारण पाठ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उसे काट दिया गया है।
समझ में आ गया ना? काट दिया गया मतलब स्ट्राइक थ्रो हो गया, डबल स्ट्राइक थ्रो का मतलब 2 बार काट दिया गया हो, है ना, तो वो डबल स्ट्राइक थ्रो हो जाता। तो क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाए? यस या नो? बोलो, क्या ये 9 में 9 स्कोर कर पाए? और अगर हां तो बल्ले बल्ले है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो एक बार थैंक यू सचिन सर तो बनता है ना, लिख दो फटाफट। वेरी गुड सचिन सर, है ना, हम खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हैं, नेकी और पूछ पूछ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा चेंज केस पर। केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं और बात करते हैं चेंज केस पर। क्या है ये चेंज केस? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। यानी पहली चीज तो हमें यह समझ में आई कि ये चेंज केस मिलता कहां पर है। कहां मिलता है दोस्तों? होम टैब पर मिलता है। होम टैब में फॉन्ट वाला जो हिस्सा है वहां पर एक कैपिटल ए और स्मॉल ए करके हमें मिलता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये 5 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट किसी में भी चेंज केस कहां होता है, आप कहेंगे होम टैब में। होम टैब के किस वाले हिस्से में? फॉन्ट वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है। और इसको देखने का तरीका क्या है? कैपिटल ए और स्मॉल ए के नाम से ये दिखाई देता है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये 5 तरीके से हमें दिखाई मिलेगा, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट के साथ F3 दबाते हैं तो चेंज केस अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। यानी जो इसकी शॉर्टकट की है वो क्या है? दैट इज शिफ्ट प्लस F3। बहुत बढ़िया। देखो, इनको याद करने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको थ्योरी लिखने के लिए तो आएगी नहीं। क्वेश्चन में क्या आएगा आपसे कि चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं, या कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या दर्शाता है, तो आंसर है चेंज केस। किस टैब में मिलता है? होम टैब में। अब इसके बारे में समझ लो कि ये 5 प्रकार जो हैं ये क्या है। आओ, एमएस वर्ड में 5 प्रकार के चेंज केस ऑप्शन दिए गए हैं, जो इस प्रकार है, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अब जरा इनके बारे में समझ लो। सेंटेंस केस क्या है? एग्जाम्पल देखो, राम इज अ गुड बॉय। क्या राम इज अ गुड बॉय एक सेंटेंस है? राम एक अच्छा लड़का है ना, एक सेंटेंस है। इसमें कैपिटल क्या है? आर, और बाकी सब क्या है? स्मॉल में। यानी पहला जो आपका लेटर होगा वो सिर्फ कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल में होंगे। तो सेंटेंस में पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, रेस्ट इन स्मॉल इज कॉल्ड सेंटेंस केस। और देखो, सेंटेंस केस, इस केस में सिलेक्ट किए गए सभी लेटर्स सेंटेंस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस केस। समझ में आ गया? जब आप कोई भी लाइन लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, सिर्फ पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल, और बाकी सब लेटर क्या होते हैं? स्मॉल। वेरी गुड। यानी सर जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं उसी को बोलते हैं सेंटेंस केस। बिल्कुल सही। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल तो मुझे नहीं पता, है ना, डिपेंड करता है। अगर बीच में कोई किसी पर्सन का नाम आ जाएगा तो आपको बीच में कैपिटल करना पड़ेगा ना। जैसे राम इज अ गुड बॉय, वेयर एज श्याम इज अ बैड बॉय। आप बताओ, है ना, जो आप लोग कह रहे थे कि सर जो हम नॉर्मल लिखते हैं क्या ये वही है? नहीं, यहां नॉर्मल और एबनॉर्मल से बात नहीं हो रही है। कह रहे जो भी सेंटेंस होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो सिर्फ बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। अब चाहे उसमें किसी का नाम आ जाए
कोई शहर का नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं. ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, रेस्ट इज स्मॉल. समझ में आया? यस और नो? वेरी गुड. आगे बढ़िए. लोअर केस का मतलब, लोअर केस का मतलब सब कुछ लोअर केस में, यानी सब कुछ स्मॉल में. राम इज अ गुड बॉय, कुछ भी कैपिटल में नहीं है, तो यानी ये लोअर केस हो गया. इस केस में सिलेक्ट किए गए सभी लेटर्स लोअर केस में परिवर्तित हो जाते हैं. इन दिस केस ऑल द लेटर्स आर कन्वर्टेड इन द लोअर केस. दिस इज कॉल्ड लोअर केस. राम इज अ गुड बॉय यानी जो भी सेंटेंस होगा वो हमारा स्मॉल से होगा, दैट इज कॉल्ड लोअर केस. अगला केस देखते हैं, अपर केस. अपर केस का मतलब सब चीज कैपिटल से हो. इस केस में सिलेक्ट किए गए सभी लेटर्स अपर केस में परिवर्तित हो जाते हैं. जैसे राम इज अ गुड बॉय, यहां पर देखो जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सब क्या कैपिटल लेटर में है? जी सर. इसका मतलब क्या ये 3 केस समझ में आए आपको? सेंटेंस केस का मतलब कि सर सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी क्या होंगे? स्मॉल. सेंटेंस में लोअर केस क्या मतलब? यानी लोअर में सब स्मॉल होंगे और अपर में सब क्या होंगे? कैपिटल. ये तीनों समझ में आ गए? वेरी गुड. कैपिटलाइज ईच वर्ड. अगला, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो. राम आर कैपिटल, इज आई कैपिटल, गुड जी कैपिटल और बॉय बी कैपिटल. तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड. नेक्स्ट, टॉगल केस. ये काफी इंटरेस्टिंग है. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. राम इज गुड बॉय, क्या दिख रहा है यहां पर आपको? सर पहला लेटर स्मॉल से है. हर वर्ड में पहला लेटर स्मॉल और बाकी लेटर कैपिटल, जो कभी आम जिंदगी में तो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं. इस केस में सिलेक्ट किए गए सभी लेटर्स का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में परिवर्तित हो जाता है. दैट इज कॉल्ड टॉगल केस. क्या ये पांचों के पांचों केस समझ में आए? यस और नो? बताओ. तो हमें चेंज केस से क्या शिक्षा मिलती है? सर हमें चेंज केस से यह शिक्षा मिलती है कि चेंज केस होम टैब के अंदर होता है. नंबर 1. वेरी गुड. होम के फॉन्ट वाले सेक्शन में दिखाई देता है. किस नाम से? कैपिटल ए और स्मॉल ए के नाम से. कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के. जरा इनके प्रकार को यहां पर अब ध्यान से देखो. सेंटेंस केस कैसे लिखा गया है? पहला लेटर एस कैपिटल से, बाकी सभी स्मॉल. लोअर केस में देखो सभी स्मॉल लिखे गए हैं. अपर केस में सभी यहां पर कैपिटल में दिए गए हैं. कैपिटलाइज ईच वर्ड में वर्ड का हर एक जो पहला लेटर है वो कैपिटल में है. द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कैपिटल इन द कैपिटलाइज ईच वर्ड. और टॉगल केस को अगर ध्यान से देखें तो टी बना हुआ है छोटे से और केस का सी बना हुआ है छोटे से, बाकी बड़े बने हुए हैं बड़े से. दैट इज कॉल्ड टॉगल केस. क्या ये बात समझ में आ गई? सर बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस ही रहता है. बिल्कुल सही अंकित मिश्रा, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर. बिल्कुल सही आपने कहा कि बाय डिफॉल्ट जब हम लिखते हैं तो वो सेंटेंस केस ही लेता है ना. पहला सिर्फ बड़ा लेता है, बाकी छोटा लेता है. और अगर हमें किसी को चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. चेंज केस समझ में आ गया. अब यहां अब जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो है इसकी शॉर्टकट की. कि जरा ये बताओ कि चेंज केस तो सचिन सर ने पढ़ा दिया होगा तुम लोग को, है ना. एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि चेंज केस तो सचिन सर ने पढ़ा दिया है कि 5 तरीके का होता है. हम क्वेश्चन पूछेंगे चेंज केस की
शॉर्टकट की क्या होती है? मैंने कहा एग्जामिनर इधर आओ, हम ये भी पढ़ा देंगे। शिफ्ट के साथ F3 होती है इसकी शॉर्टकट की, और ये आएगा ही आएगा, कंफर्म क्वेश्चन है, मिलेगा एग्जाम में। बस वहां पर कह देना कि सचिन सर आपको कैसे पता था कि ये आएगा आएगा, आपने कहा था और मिल गया, है ना, कंफर्म है। शिफ्ट के साथ F3 शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट स्विचेस द टेक्स्ट बिटवीन अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस। लेकिन इसकी एक रेस्ट्रिक्शन भी है, ये सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट करेगा जब पहली बार शिफ्ट F3 दबाएंगे तो ये अपर केस से लोअर केस में कर देगा, अगर वो अपर केस में लिखा हुआ होगा तो। अगर वो लोअर केस में होगा तो लोअर केस से अपर केस में कर देगा, या टाइटल केस में कर देगा। यानी शिफ्ट F3 को हमें 3 बार दबाना होगा। बात समझ में आ रही है? शिफ्ट F3 को हमें 3 बार दबाना होगा। एक बार दबाएंगे तो अपर केस में हो जाएगा, 2 बार दबाएंगे तो लोअर केस में हो जाएगा, और तीसरी बार दबाएंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में हो जाएगा। अब आपने कहा सर ये बताइए, आपने तो अभी कहा कि चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं, यहां इस शॉर्टकट की के माध्यम से हम सिर्फ 3 ही में बदल पा रहे हैं, बाकियों का क्या? शिफ्ट F3 कहता है बाकी गया तेल लेने, यानी बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ शिफ्ट F3 जो शॉर्टकट की है वो 3 में ही बदलेगी। कौन कौन सी? अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसको टाइटल केस भी बोलते हैं। अब एक चीज एक नई सीखी आपने कि सर अभी तो आपने कहा था कैपिटलाइज ईच वर्ड, और यहां पर आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं टाइटल केस। इसका मतलब कि कैपिटलाइज ईच वर्ड को हम टाइटल केस भी बोल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप समझे। कृष्ण कुमार कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन है कि वो तेल लेने कहां गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जहां तुमने तेल निकलवाया था वहीं पर गया, बिल्कुल वही जगह जहां आप जाते हो, है ना, वहीं वो भी गया। तुम्ही से पूछ के तो गया था, है ना, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वही जगह गया है ना। अगली बार मिले तो हाय हेलो कर लेना। वेरी गुड। इसका मतलब कि सर एक बात हमें और समझ में आई कि चेंज केस की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? शिफ्ट के साथ F3। वेरी गुड। दूसरी बात ये समझ में आई कि शिफ्ट F3 मात्र और मात्र 3 जगह पर अप्लाई होगी, अपर केस से लोअर केस करने में और टाइटल केस यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट करने में। क्या ये खेला समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। अभी तक जितना समझाया वो सब क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब समझो, कह रहे ये MS वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में इंडेंट क्या होता है? व्हाट इज इंडेंट? समझो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत ध्यान से देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन। हम मार्जिन बोलें या इंडेंट बोलें एक ही बात है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इंडेंट क्या होता है, मैं कहूंगा मार्जिन होती है। अगर आप पूछेंगे सचिन सर मार्जिन क्या होती है, मैं कहूंगा इंडेंट होता है। क्या ये बात समझ में हो गई? मार्जिन तो आपको पता है ना क्या होती है। आओ जरा देखते हैं। कह रहे किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की खाली जगह इंडेंट कहलाती है। ठीक समझ गए हम? आओ समझाते हैं। कह रहा है एक पेज है, देयर इज अ पेज इन विच देयर इज अ मार्जिन। तो इसका मतलब कि जो बॉर्डर, जो मार्जिन डिजाइन की गई और उसके मध्य की जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे? मार्जिन बोल सकते हैं, इंडेंट बोल सकते हैं। पैराग्राफ को इंडेंट करना बहुत आसान है। कह रहा अगर कोई पैराग्राफ है तो उसमें मार्जिन लगाना बहुत आसान है। मैंने कहा भाई पैराग्राफ ही क्यों, है ना, जो भी हम लिखेंगे उसमें मार्जिन लगा के लिख सकते हैं, बॉक्स बना के, ये काफी आसान है ना। वेरी ट्रू। तो इस कहानी से, इस पेज से हमें एक बात समझ में आई, वो क्या? कि इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन। बस ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ इंडेंटेशन काफी फेमस है। अगर हमें एक लाइन लिखनी है तो क्या हम उसके लिए मार्जिन सेट करेंगे? बिल्कुल नहीं।
अगर हमें 2 लाइन लिखनी है तो क्या मार्जिन सेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हमें एक पैराग्राफ टाइप करना है तो क्या हम मार्जिन सेट करेंगे? जी हां। तब हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ के राइट में कितनी मार्जिन छोड़ें, लेफ्ट में कितनी मार्जिन छोड़ें, ऊपर कितनी मार्जिन होनी चाहिए, नीचे कितनी मार्जिन होनी चाहिए। तब हम मार्जिन में तकल्लुफ, है ना, तब उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ 1-2 लाइन लिख रहे हैं तो क्या हम उसमें कोई तकलीफ लेने वाले हैं? वैसे ही नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, आगे आओ। एमएस वर्ड में किसी भी पैराग्राफ में 4 तरीके के इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आया कि ये जो इंडेंट है, ये जो मार्जिन है, ये पैराग्राफ में कितने प्रकार की होती है? आंसर है 4 प्रकार की। फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट लाइन इंडेंट, राइट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जामिनर का वो है फोर्थ, हैंगिंग इंडेंट। यही पूछा जाता है एग्जाम में कि हैंगिंग इंडेंट क्या है, ये आपको आंसर दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सा इंडेंट है। तो कह रहा है जो मार्जिन होती है, जो इंडेंट होता है, ये 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन और हैंगिंग। इसका मतलब क्या है? आइए, फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब पैराग्राफ की अन्य सभी पंक्तियों को छोड़कर केवल पहली पंक्ति को ही निश्चित मात्रा में इंडेंट करना। यानी कह रहे सिर्फ पहली लाइन को ही इंडेंट कर दें, पहली लाइन को ही मार्जिन दें, बाकी को किसी को मार्जिन ना दें। फिर से देखो, फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही मार्जिन देना इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगेन, in paragraph providing margin to the first line is called first line indent। जरा प्रैक्टिकल देखो, यहां मैंने एक पैराग्राफ लिखा जिसमें पहली लाइन को सिर्फ मैंने इंडेंट किया और बाकी लाइंस को एज इट इज छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन इंडेंट। लेफ्ट लाइन इंडेंट का मतलब, लेफ्ट का मतलब कि जो भी पैराग्राफ था उसको हमने लेफ्ट साइड से इंडेंट कर दिया। पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को बाएं हाशिए यानी लेफ्ट मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर इंडेंट कर देना। इन दिस होल पैराग्राफ वी कैन इंडेंट, वी कैन सेट मार्जिन बाय डिफॉल्ट, दैट इज लेफ्ट साइड। अगर हम पैराग्राफ की लेफ्ट साइड से मार्जिन को डिसाइड कर रहे हैं तो ये हो गया लेफ्ट मार्जिन या लेफ्ट इंडेंटेशन। तीसरा, राइट इंडेंटेशन। अगर हम राइट साइड की स्पेस को छोड़ देते हैं तो वो राइट लाइन इंडेंट हो जाएगा। मींस राइट से छोड़ी गई स्पेस, पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को दाहिने हाशिए यानी राइट मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर इंडेंट करना, दैट इज कॉल्ड राइट लाइन इंडेंट। बहुत बढ़िया, ये तीनों समझ में आए। फर्स्ट लाइन का मतलब इंडेंट वाया फर्स्ट लाइन, सिर्फ पहली लाइन में मार्जिन सेट करना। लेफ्ट लाइन इंडेंट का मतलब लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ देना, गैप छोड़ देना। राइट लाइन का मतलब राइट साइड में मार्जिन को छोड़ना, राइट हो गया। हैंगिंग इंडेंट, ये बहुत प्यारा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, हैंगिंग इंडेंट। इट मींस पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को केवल पहली पंक्ति को छोड़कर बाय मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर इंडेंट करना हैंगिंग इंडेंट होता है। मींस पे अटेंशन, हम केवल पहली पंक्ति को छोड़कर यानी एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन, एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन, all paragraph lines are indent without touching the first line, without indenting the first line we can indent the whole paragraph। पहली लाइन को छोड़कर पूरे पैराग्राफ को इंडेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड
हैंगिंग इंडेंट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हैंगिंग इंडेंट इज दी अपोजिट ऑफ फर्स्ट लाइन इंडेंट? फर्स्ट लाइन में हमने सिर्फ पहली लाइन को इंडेंट कर दिया था, जबकि हैंगिंग इंडेंट के केस में हमने पहली लाइन को छोड़कर सभी लाइंस को इंडेंट कर दिया। इन फर्स्ट line we can indent only first line. In hanging indent we can indent the whole paragraph except the first line. पहली लाइन को छोड़कर पूरे पैराग्राफ को इंडेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये चारों के चारों चीजें समझ में आई? यस या नो? सर एक गटर मार्जिन भी तो होती है। बिल्कुल होती है, कृष्ण कुमार ठाकुर, है ना, जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे। गटर मार्जिन वो मार्जिन होती है जब कोई गटर में गिरता है और कहते हैं इसको और मारो, है ना। गटर में लोग गिर जाते हैं, अब होली आने वाली है, होली में तो बहुत सारे लोग गिर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं इसको और मारो, है ना, इसको फिर से गिराओ। दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। गटर मार्जिन वो मार्जिन होती है जो प्रिंटिंग के दौरान छोड़ी गई मार्जिन है, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। द मार्जिन विच इज लेफ्ट टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हाइल प्रिंटिंग इज कॉल्ड गटर मार्जिन, है ना। जैसे अगर A4 साइज कोई पेपर है और आपने उसको बाइंड करवाना है, सपोज करिए 10 A4 साइज के पेपर हैं और आपको उसको बाइंड करवाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको लेकर जाएंगे बाइंड करने वाले के पास, तो वो क्या करेगा? वो एक तरफ से उसको स्टेपल कर देगा या बाइंड कर देगा। लेकिन अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ी होगी प्रिंटिंग के दौरान, तो क्या होगा? आपके कैरेक्टर्स भी उस बाइंडिंग में दब के मर जाएंगे। यही होगा ना कि कैरेक्टर्स पेज में दब जाएंगे नीचे जब वो बाइंड करेगा। तो इसीलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए प्रिंट आउट निकलवाते समय कि अगर हम इसको बाइंड करवाएंगे तो कुछ कैरेक्टर्स मरे नहीं, है ना, वो कैरेक्टर्स उसके अंदर ना चले जाए। तो इसलिए वहां पर जो स्पेस रखते हैं दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। समझ में आ गया? वेरी गुड। सोनाली कह रही हैं सर अब रहने दीजिए, मम्मी बहुत देर से खाने के लिए बुला रही हैं। मतलब ये नहीं कह रहे हो कि सर आप भी खा लीजिए, है ना, इतने सेल्फिश। ये कह रहे हैं सर रहने दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं सर आपको भी भूख लगी होगी, है ना, आप भी खा लीजिए आकर। हद है। नहीं बुलाना चाहते हो मत बुलाओ, कोई बात नहीं। चलो, अब कह रहे हैं सर आप भी ले लीजिए, अब तो हम नाराज हो गए, अब थोड़ी ना लेंगे, अब तो हम गुस्सा हो गए भाई, अब नहीं। सर आप तो किशमिश खाते हैं, क्या करें, खून तुम लोग पी लेते हो सर, समझ में नहीं आया हम किशमिश भी ना खाएं। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। खाना खाइए जाकर भाई, है ना, वरना मम्मी आप लोग की हमको भी मारेंगी, हमको भी डांटेंगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये समझ में आया होगा, है ना। रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी आंटी को नमस्ते बोल दीजिएगा और कहिएगा अगली बार हमारे लिए भी खाना तैयार रखें। बाय बाय गाइस, टेक केयर। सर आप आसाम आइए कभी, बिल्कुल आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे। पेपर हो जाए, लेकिन उससे पहले अगर आ गए तो आप पकड़ के, है ना, क्वेश्चन पूछने लगेंगे, तो बेटर ये है कि एग्जाम हो जाए, है ना, वरना आप खातिरदारी करेंगे नहीं और कहेंगे सर ये समझा दीजिए, ये समझा दीजिए। बहुत चालाक हो, हाँ? सर को बुला के बैठा लोगे और फिर पेपर पूछोगे, सर ये भी पढ़ा दीजिए, सर एक्सेल भी पढ़ा दीजिए, सर पावर पॉइंट भी पढ़ा दीजिए। सर का मोय मोय हो जाएगा हम। सर हरियाणा आओ कभी, बिल्कुल आएंगे बेटा, एक बार एग्जाम हो जाए तुम लोग के। अगर पढ़ाया हुआ आया तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मालूम चला आ गए, तुमने कहा यही है सर जिन्होंने पढ़ाया था, आया कुछ भी नहीं है। चलो, आएगा तो है ही, बिल्कुल आएंगे गाइस। दैट्स ऑल, बाय बाय फॉर टुडे।